सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोशन शिक्षण संस्थान में। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी आने वाले परीक्षा बिहार कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए मेरे साथ आप पूरे वीडियो को देखिए अंत तक। आप एक साथ 10 क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। ठीक है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। आपका ऑप्शन है एनआरआई, एमआरआई, सीआरआई और एफआरआई। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका एमआरआई हो जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, जैसे आप ये इसका उपयोग जो चिकित्सीय उपकरण में क्या आता है ना, कहता है कि एमआरआई करवा लो, एमआरआई करवा लो। तो ये एमआरआई जो होता है इसके नाम में है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्या होता है। एमआरआई का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकत्व, इसलिए तो उसके ऑप्शन मतलब इसके नाम जिसका जो मतलब चुंबकत्व है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन से ही मतलब कि मैग्नेटिक से ही समझ में आ जाएगा कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है। तो आपका एमआरआई है। ठीक है, चलिए बेकिंग सोडा इज सोडियम कह रहा है। बेकिंग सोडा जो है ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग हम लोग खाना खाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कचौरी वगैरह को मतलब कि स्पॉन्जी बनाने के लिए या फिर ब्रेड को स्पॉन्जी मतलब कि वो बनाने के लिए स्पंजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। तो यहाँ पे कह रहा है सोडियम तो दे रखा है, Na मतलब सोडियम हो गया और HCO3 मतलब होता है बाइकार्बोनेट। CO3 मतलब कार्बोनेट और हाइड्रोजन अगर पहले लग जाएगा तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। समझ गए। तो आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट होता है। समझ गए। तो ये बेकिंग सोडा है। और वही अगर आपके वॉशिंग सोडा अगर आपसे कहा जाए तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वॉशिंग सोडा कहेगा तो Na2CO3 और अगर बेकिंग सोडा कहेगा तो NaHCO3। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किया जाता है। वो पतली परत किसका होता है। ठीक है, तो देखिए लोहा को चाहे इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जस्ता का एक परत रखा जाता है जिस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार आपको इस तरीके से पूछेगा और कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वहां पे भी आंसर क्या होगा, जस्ता, जिंक का हो जाएगा। समझ गए। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण अर्थात गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, कह रहा विद्युत का तंतु किसका बना होता है। आप देखते रहिएगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को हिंदी में तंतु बोलते हैं, वो किसका बना होता है। आपका ऑप्शन है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो आंसर हो जाएगा आपका किसका, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है ना काफी उच्च होता है। समझ गए। तो उसको क्या किया जाता है, इसलिए मतलब कि टंगस्टन का गलनांक उच्च होने की वजह से ये विद्युत का जो तंतु होता है ना वो टंगस्टन का बना जाता है। वही अगर नाइक्रोम की बात कर ले तो आप हीटर वगैरह में जो देखते हैं, हीटर का जो कुंडली होता है ना, कुंडली वायर जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो दोनों बात को वो क्या करना है, ध्यान रखना है, दोनों पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका तारापुर केंद्र है। देखिए तारापुर केंद्र जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। पहला बात तो यही ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज कह रहा है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि तापीय शक्ति का है, आणविक शक्ति का है, पवन शक्ति का है या सौर शक्ति का है। तो तारापुर जो है ना ये आपके आणविक शक्ति का है। किसका है, आणविक शक्ति का, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और तारापुर केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन वर्णक, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब होता है रंग, हीम का मतलब क्या होता है, रंग। ठीक है, तो आप जो मतलब ब्लड का रंग आप देखते हैं क्या होता है, लाल होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें हीम नाम का एक वर्णक उपस्थित होता है जिसके वजह से ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। ब्लड में 3 चीजें होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की वजह से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो सफेद होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, है ना। रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, इस वजह से आरबीसी का रंग जो होता है ना वो आपका क्या होता है, लाल होता है। समझ गए। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। कह रहा है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो पराग कण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो स्थानांतरण होता है ना, इसमें आपका जल हो गया, वायु हो गया और कीट हो गया, इन सभी माध्यम से होता है। समझ गए। परागकण मतलब कि परागकण के द्वारा ही जो है ना निषेचन की प्रक्रिया जो है पौधों में प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए कि जो मादा होता है उसमें क्या होता है, आपका वर्तिका स्टिग्मा होता है, मतलब वर्तिकाग्र होता है। और जो
नर जो होता है, नर पुष्प जो होता है उसमें क्या होता है आपका परागकोश होता है। तो दोनों जो एक जगह मिलता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण बोलते हैं। ठीक है, तो परागकण के द्वारा क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा जो है नए फूल का निर्माण होता है। समझ गए। तो इसका जो माध्यम है वो आपका कौन कौन है, जल है, वायु और कीट हो, ये सभी का सभी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत जनित्र जो होता है, एक जनरेटर जो होता है वो क्या करता है। तो जनरेटर का काम क्या होता है, आप देखिए आपका ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का है चाहे डायनेमो का है, दोनों का आंसर क्या होगा आपको, दोनों जनरेटर और डायनेमो दोनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वही अगर ऑप्शन सी की बात कर ले, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये काम जो है मोटर का होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखेंगे, सी का आंसर क्या हो जाएगा। अगर पूछता है यहाँ पे कि विद्युत जनित्र नहीं पूछ करके मोटर के बारे में पूछता, तो मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है। ठीक है, वही अगर मान लीजिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात अगर करता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बैटरी। क्या हो जाता है इसका आंसर, बैटरी हो जाता है। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ गए। तो इन सब बातों को भी आपको साथ में क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीआई मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है। देखिए मेंडलीव के द्वारा जो है ना पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया था। हालांकि इस क्रम में बहुत सारे केमिस्ट आए, जैसे आपका डोबरेनर का ट्रायड रूल आया, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, उसके बाद मेंडलीव का आया, उसके बाद अभी वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है वो जो है आपके मोसले के द्वारा दिया गया है। समझ गए। तो मेंडलीव के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया था, आवर्त सारणी दिया गया था, वो क्या था, उसके परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार के आवर्ती फलन था, परमाणु भार के क्रम में बढ़ाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो आपके परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बताया गया है। समझ गए। तो आपका अगर ऑप्शन को देखेंगे तो डीआई मेंडलीव को श्रेय किसके लिए दिया जाता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। किसके लिए, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए जो है डीआई मेंडलीव को इसके लिए श्रेय दिया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आप बार बार देखिए, और जो चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी आप बार बार सुनिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए तो आनुवंशिकी का जनक जो होता है ना वो कहा जाता है आपके ग्रेगर जोहान मेंडल को, है ना। आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगर जोहान मेंडल ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी के द्वारा ही मतलब कि माता पिता गुण जो है उसके बच्चों में आता है। ठीक है, संतान गुण अपने माता पिता गुण अपने बच्चों में आता है। तो इस प्रकार से आपका 10 का 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप बने रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। देखिए असमतापी जंतु वैसे जंतुओं कहते हैं जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता। जैसे हम लोग मनुष्य लोग जो है हम लोग समतापी जंतु में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो असमतापी जंतु होता है ना वो तापमान के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन ऐसा है जो असमतापी भी है और जिसका हृदय द्विकक्ष वाला भी है। आपका ऑप्शन है शार्क है, सलामेंडर है, टर्टल है, टोड है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शार्क हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, शार्क हो जाएगा। वही अगर हम लोग की बात कर ले, मनुष्य लोगों की बात कर ले, तो हम लोग में जो होता है हम लोग का हृदय 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। समझ गए। इसी क्वेश्चन में अगर कहता है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय त्रिकक्षीय होता है, तो आपका आंसर हो जाता है कौन, आप मतलब कि मगरमच्छ को ले लीजिए या फिर आप मेढक को ले लीजिए। इस सब का हृदय जो होता है वो 3 कक्षीय होता है। समझ गए। तो अगर 3 कक्षीय में बोलता तो वो आंसर होता, द्विकक्षीय कह रहा है तो शार्क होता, और हम लोग जो है समतापी में आते हैं और हम लोग का हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय होता है। तो इस बात सबको आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जानते होइएगा न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिया गया था, जिसमें तीसरा नियम में यही बात कहा गया था कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे अगर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, कह रहा है एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, ये तो गलत हो जाएगा। एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तु पर विपरीत। देखिए तो याद रखिएगा दोनों वस्तु अलग अलग होगा। पहली बात की दोनों वस्तु क्या होगा, अलग अलग होगा और दिशा भी क्या होगा, विपरीत होगा। तो इस बात को याद रखना है। आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। आपका ऑप्शन है गेहूं, राई, सोयाबीन और सरसों। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सोयाबीन जो है आपका आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में अप्रोक्स जो होता है आपका 43% के आसपास प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है और मोटा मोटी 20% जो होता है ना सोयाबीन में वसा होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किससे पाया था, सोयाबीन के बीज में पाया था, सोयाबीन में पाया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। और वसा की मात्रा इसमें 20% होगा। तो दिए गए ऑप्शन में अगर ये जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि निम्न में से उपार्जित लक्षण है, ठीक है। आपका नेत्र का रंग है, त्वचा का रंग है, शरीर का वजन है और बालों की प्रकृति है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण। देखिए बादल के बारे में अगर आप बात करेंगे या कोहरा के बारे में बात करेंगे, बादल या कोहरा के बारे में, तो आप देखते हो यार क्या, जब मतलब कि बादल या कोहरा को आप ठंड के टाइम में जब जाते हैं तो अगर बहुत ज्यादा धुंध लगा हुआ है और आप प्रवेश करते हैं तो आपका पूरा शरीर जो है भीग जाता है। इसका मतलब क्या रहता है, उसमें द्रव रहता है। क्या रहता है, द्रव रहता है। और उस द्रव में जो है ना गैस मिला हुआ रहता है। क्या मिला रहता है, गैस घुला हुआ होता है। इस वजह से ना वो झाग जैसा बनता है, समझ गए। तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है ठोस गैस, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है गैस गैस, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है द्रव गैस में परिक्षिप्त, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे द्रव और गैस दिख रहा है, तो आपका सी नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण क्या है। आपका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और साथ में यहाँ पे सौर ऊर्जा है। देखिए नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, वैसा ऊर्जा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीन्यूएबल। क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल, मतलब कि वैसा ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो खत्म नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सौर ऊर्जा जो है ना सौर ऊर्जा जो है ये जल्दी खत्म नहीं हो सकता, इसका आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वही अगर हम लोग कोयला की बात करें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है और ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। आपका ऑप्शन है मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखिए बायोगैस के बारे में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है ना वो मीथेन होता है। अप्रोक्स मेथेन जो होता है वो 65% के आसपास जो होता है ना बायोगैस में पाया जाता है। और बायोगैस जो होता है बहुत अच्छा धुआं देता है, जलने में बहुत अच्छा उष्मा भी देता है। तो ये एक अच्छा ईंधन का उदाहरण है बायोगैस, जिसमें 65% के आसपास क्या होता है, आपका मेथेन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आता है। आपका ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, विघटनकारी और आपका द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज जो जिसमें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, पौधा अपना भोजन बनाता है, तो जो भी भोजन बनाने का काम करेगा वो किस में आएगा, उत्पादक में आएगा। वही अगर हम लोग की बात कर लेंगे तो हम लोग भोजन बनाते नहीं, हम लोग भोजन पकाते हैं। पौधा के द्वारा जो भोजन बन के आता है, मतलब कि धान ये हो गया, धान के द्वारा हम लोग को चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हम लोग पका के खाने का काम करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए हम लोग किस में आ जाएंगे, पेड़ पौधा के द्वारा जो बना हुआ भोजन है उसको हम लोग खाते हैं, तो हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। या फिर बकरी जो है वो ये खाता है। मनुष्य को देखा जाए तो दोनों में रख सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में भी, द्वितीय में भी, क्योंकि जो उत्पादक है, जैसे मान लीजिए कि पौधा है, पौधा मान लीजिए घास क्या है, पौधा है, उसको कौन खाता है, बकरी खाता है, तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया। बकरी को कौन खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता में आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मनुष्य जो है वो नहीं खाते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। फिर बकरी को कौन खा जाता है, बकरी को जो है आपका शेर खा जाता है, बाघ खा जाता है, तो शेर बाघ सब किस में आ जाएगा, आपका द्वितीय उपभोक्ता में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन हो गया जो आपके एक साल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट आंसर बताना है। तो इसमें देखिए उपार्जित लक्षण, जो उपार्जित लक्षण होता है ना, उपार्जित लक्षण जो होता है ये जब आप पढ़िए, जैसे मान लीजिए नेत्र, आंख का जो रंग है ना, त्वचा का रंग है, शरीर का वजन है और बालों की प्रकृति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू।